नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों को बारीकी से देख लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना काल में बसों से सफर करने के लिए अब ज्यादा किराया देना होगा। किलोमीटर के हिसाब से बसों का किराया दोगुना कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन की बसों का किराया भी दोगुना कर दिया गया। साधारण बसों के किराए में दोगुने की बढ़ोतरी हो गई है, वहीं एसी बसों के लिए 1.5 गुने की बढ़ोतरी कर दी गई है। कैबिनेट ने यह फैसला कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लिया है। तो कोरोना आया, ठीक है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन सारे जो लॉस हो रहे हैं वो जनता की जेब से ही चुकाए जाएंगे। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि बसों में आप उतने लोगों को नहीं बिठाया जा सकता, तो ठीक है, आप किराया दीजिए और संख्या कम की जाएगी। अनधिक व्यास की परिधि में जो बसें चलाई जाएंगी, जो नगर बस संचालन के श्रेणी में आती हैं, वो उसमें प्रथम 2 किलोमीटर तक पहले था 7 रुपये, पहले 7 रुपये पर किलोमीटर था। हाँ, 2 किलोमीटर तक 7 रुपये था, वो कर दिया 14। जो 2 से और 6 तक था वो 10 था, 20 कर दिया। 6 से और 10 के बीच में 15 था, 30 कर दिया, दुगना कर दिया। 10 से और 14 के बीच में 40 कर दिया, 20 था। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्योंकि विभाग को जरूरत थी तो विभाग ने महंगी गाड़ियां खरीद ली और पैसों की दिक्कत का जिक्र होता है। यहां पर आप किराया बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी वजह है। सारी चीजें, सारे नुकसान की भरपाई सिर्फ जनता की जेब से। बिल्कुल जीनत, जो बात आपने कही कि सारे नुकसान की भरपाई अब जनता की जेब से करेंगे, वो भी ऐसे वक्त पे जब कोरोना फैला हुआ है और लोग चाहते हैं कि थोड़ी उन्हें रियायतें मिले, लेकिन ऐसे वक्त पर आप उन्हें रियायत के पीछे जो दलील दी गई है, जीनत मैं पहले दर्शकों को बता दूं, जब मंत्री जी से सवाल पूछा गया कि इस तरीके से क्यों, तो उनकी दलील ये थी कि आपको मान लीजिए देहरादून से हरिद्वार जा रहा है और आपको टैक्सी अगर बुक करते हैं तो आपसे 1000 या 1500 रुपए लेगा, इसलिए आप अगर बस में जाएंगे तो वो आपसे 400 रुपए लेगा। तो 1500 की बजाय 400 रुपए देना आपके लिए ज्यादा मुफीद है, ज्यादा आसान है। लेकिन सवाल यह है कि एक तो बसें अभी चल नहीं रही हैं, इस पे 1-2 दिन में आदेश जारी होगा, उसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग की मान ली 50 सीटर बस है तो उसमें 25 लोग बैठेंगे। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो सिटी बस ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो स्टेट बस ऑपरेटर्स हैं, या फिर वो जो रोडवेज है उत्तराखंड, इन तीनों की दलील ये थी सरकार के सामने कि हमें नुकसान हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस पैसे को बढ़ाइए। लेकिन सवाल यही है कि हो ना हो सरकार को इस फैसले पर कहीं ना कहीं बाद में रोल बैक करना पड़े, जिस तरह की स्थितियां है, क्योंकि आम आदमी अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं चाहता, जाएगा भी तो अपनी सुविधाएं देखेगा। मैं आपके पास आती हूं दीपांकर, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि इस वक्त लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं है और जो तर्क सरकार दे रही है, इस पर आपके अपने चैनल ने सवाल भी किया लोगों से। कोरोना काल में किराया बढ़ाना सही है नहीं, सुनिए जरा। डायरेक्टली जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर मार है ना। बसेस से जो आदमी सफ़र करता है वो तो जो लोअर मीडियम क्लास है या गरीब लोग सफ़र करते हैं। जिन लोगों के पास बहुत सारा फंड है वो तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे, तो डायरेक्ट लूटपाट है गवर्नमेंट की। और है क्या मैम? ठीक है, देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ गया है, इतना नहीं होना चाहिए। बढ़ा बेशक पेट्रोल और सब कुछ और चीज़ का बढ़ गया, लेकिन जो बढ़ा हुआ है कम से कम डबल बढ़ाया नहीं अभी, तो इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए, अभी तो सब कुछ कोरोना के चक्कर में सारी मतलब इकोनॉमी जितने भी है मार्केट में सब कुछ खराब ही है। सभी आर्थिक स्थिति सबके लोगों की खराब हो रही है, लेकिन जो सरकार ने ये ध्यान देखना था कि जो कोरोना महामारी चल रही है उस वजह से इस टाइम थोड़ा सा दाम बढ़ाने की बजाय थोड़ा कम करना चाहिए। बढ़ाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। वो अपने तरीके से जो फैसला ले रहे हैं, अब उनका नज़रिया कुछ है, लेकिन जनता का लिए तो बहुत ही भार पड़ेगा। और इस समय वैसे ही कोरोना का संकट है, आर्थिक स्थिति सबकी डामाडोल है। दीपांकर, लोगों के रिएक्शंस भी आपने सुने। एक तो आपने दोगुना कर दिया, ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है सरकार के अपने तर्क हैं, लॉस हो रहा है सब कुछ, लेकिन आप टाइमिंग तो देखते हैं। कोरोना का लोग परेशान हैं और एक सिर्फ ये किराया नहीं, बहुत से ऐसे रास्ते हैं, बहुत से ऐसे जरिए हैं जहां से लोग परेशान हैं। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल
बिल्कुल, राजनीति में ये फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे वक्त में जब सरकार रियायतें दे रही हो, यहाँ पर आपने एक बोझ बढ़ाया जनता के ऊपर। जीनत, एक दूसरा तर्क इसमें यह है कि अगर दिल्ली बस जाती थी यहां से 60 सीटर बस, और उसमें कुछ सवारी, ऐसा नहीं था कि 60 सीटर में 60 ही सवारी जाती थी, उसमें 100 सवारी भी जाती थी, तो जो 40 सवारी खड़े होकर सफर करती थी उससे आप पूरा किराया वसूलते थे। उत्तराखंड परिवहन निगम तब भी किसी फायदे में नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि अब वो इस किराए को वसूलने के बाद वो फायदे में आ जाएगा, तो आप तब भी फायदे में नहीं थे जब स्थितियां नॉर्मल थी। जब 60 बस की सवारी में आप 100 सवारी लेके चलते थे तब उनसे आप पूरा किराया वसूलते थे। अब आप आधे लेके चलेंगे तो आप दुगना किराया वसूलेंगे। तो उत्तराखंड परिवहन निगम या परिवहन विभाग के पास इस बात का कोई प्लान था ही नहीं कि आपको व्यवस्थाएं करनी कैसे। और ऐसा नहीं कि कोरोना अभी तय नहीं है कितने महीने चलेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, एक बात। दूसरी बात कि आप इस दौरान इतनी वसूली क्या आपकी हो जाएगी कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर ये जो चोट है ये सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर एक बड़ी चोट है। और कहीं ना कहीं हो ना हो, अगर कांग्रेस ने इसका विरोध किया, जिस तरह खबरें हैं कि कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है, तो आने वाले दिनों में रोल बैक की सिचुएशन भी सरकार के सामने आ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, आप हमारे साथ जुड़े। बैठे बिठाए विपक्ष को तो मुद्दा मिला ही है, लेकिन हाँ, आम जनता परेशान है, उसकी परेशानी जरूर बढ़ गई। देखिए सरकार अब क्या इस पर और तर्क देती है। आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 15 प्रस्ताव पास भी हो गए। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया है कि कोरोना को लेकर राज्य में हालात नियंत्रण में है। राज्य में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने की भी बात चल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। इसके अलावा राज्य में बाइक टैक्सी की शुरुआत का फैसला लिया गया है, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी बात की जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर अन्य राज्यों से बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में टोटल 18 लिस्टेड इश्यू आए हैं और 3 ऐसे हैं जो लिस्टेड नहीं थे, उन पर चर्चा हुई। एक कुंभ से संबंधित था, जिसमें निर्णय लिया गया कि जो साधु संत आएंगे उनकी सुविधाओं के लिए कुछ काम करने हैं, मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया गया है। एक कांवड़ से संबंधित था, कांवड़ के लिए तय हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वार्ता करके उस पर निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में आज कोरोना के 57 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में 28 केस सामने आए हैं। पौड़ी गढ़वाल में भी आज 14 मामले सामने आए हैं। इनमें से 6 मरीज ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार में 5, रुद्रप्रयाग में 4, चमोली में 3, अल्मोड़ा, टिहरी और उत्तरकाशी में 1-1 मामला सामने आया है। उधर पौड़ी में आज कोरोना बम फूटा, जहां एक साथ 14 प्रवासी जांच में संक्रमित मिले हैं और इसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86 हो गई है। 14 नए मामलों में यमकेश्वर ब्लॉक के निवासी और ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में क्वारंटीन 10 लोग हैं, जिनमें 7 दिल्ली से, 1 हरियाणा, 1 की रुड़की की ट्रैवल हिस्ट्री है, जबकि 1 ऋषिकेश का बताया जा रहा है। दूसरी तरफ कोटद्वार में फरीदाबाद से आकर क्वारंटीन और दुगड्डा ब्लॉक निवासी 3 लोग भी पॉजिटिव मिले हैं। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रुद्रप्रयाग में आज 4 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 4 में से 2 लोग दिल्ली से आए थे, जबकि 2 लोगों को कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने से कोरोना हुआ है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। जिले में अब तक 23 कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और अस्पताल कोटेश्वर में अभी 29 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। अभी किसी भी मरीज में सिम्टम्स नहीं है और सभी मरीज नॉर्मल आम तरीके से बीमार है। चंपावत जिले के टनकपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। टनकपुर पुलिस ने एक स्मैक तस्कर और साइकिल चोर को पकड़ा है और अब ये दोनों ही रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकले। चंपावत सीएमओ के मुताबिक दोनों का जब टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव निकले ये, और अब दोनों से जितने लोग संपर्क में आए हैं उनकी भी जांच की जा रही है। एक साइकिल चोर और स्मैक चोर पकड़े गए हैं जो पुलिस के द्वारा। वे दोनों रैपिड जो हमारा टेस्ट होता है, जिसको हम रैटी टेस्ट कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दोनों संदिग्ध जो पॉजिटिव हमारे पास के हैं, इन दोनों के सैंपलों को जो RT-PCR टेस्ट है हम सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं। उसी के बाद ये बताया जाएगा कि जो संदिग्ध है ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं।
पहले देहरादून और अब ऋषिकेश सब्जी मंडी में कोरोना के केस सामने आने से सरकार की फिक्र बढ़ गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि सभी मंडियों के सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं, टेस्ट करवाने के लिए भी कहा गया है। सुबोध उनियाल का कहना है कि ऋषिकेश मंडी में भी सतर्कता बरती गई है, लेकिन बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान करना मुश्किल है। कृषि मंत्री ने कहा है कि ऐसे किसी शहर और राज्य से सब्जी नहीं मंगवाई जा रही है जहां कोरोना के केसेस ज्यादा है। ऋषिकेश मंडी में भी काफी बढ़ती गई थी, लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि आपने देखा जो बिना लक्षण का जो एसिम्प्टोमेटिक जो है, इसको तो आप थर्मोमीटर से भी नहीं देख सकते। तो ऐसा कोई व्यक्ति आगे कहीं ना कहीं संक्रमित किया कर सकता है कहीं पर भी। ऋषिकेश मंडी समिति में रैंडम सैंपलिंग के बाद अध्यक्ष सहित 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ऋषिकेश मंडी को बंद कर दिया गया और सब्जी मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है। 24 जून तक मंडी बंद रहेगी और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आईजीपीएल हाट में बड़ी मंडी की दुकानें लगेंगी, जिससे शहर में फल और सब्जियों की आपूर्ति बनी रहे। अब जल्द ही प्रशासन मंडी में काम करने वाले अन्य लोगों की भी रैंडम सैंपलिंग करेगा। उधर देहरादून में भी निरंजनपुर मंडी बंद हुई थी और अब ऋषिकेश में भी मंडी को बंद कर दिया गया है। लगातार सब्जी मंडियां जो है कोरोना काल में बेहद संवेदनशील बनी हुई है। न्यूज 18 संवाददाता दीपांकर जो है देखिए देहरादून सब्जी मंडी में पहुंचे, वहां की क्या तस्वीरें थी देखिए। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून कोविड अस्पताल का दौरा किया और वहां कोरोना के मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अस्पताल में सामान्य मरीजों के लिए व्यवस्थाओं की भी डिटेल्स ली। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंची राज्यपाल ने आईसीयू में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉल पर बात की, उनका हालचाल जाना और डॉक्टर्स और नर्सों से बात की, उनकी भी हौसला अफजाई की। आप ठीक है? अच्छा, कैसा इलाज हुआ आपका? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी कोई। अच्छा, कहाँ के हैं आप? कहाँ से आए थे? पटेल से। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब प्रशासन ने सेकेंड एक्टिव सर्विलांस शुरू कर दिया है, जो 22 जून तक चलेगा। इसके तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरे जिले में घर घर जाकर हेल्थ स्क्रीनिंग करेंगे और किसी में कोरोना संदिग्ध लक्षण पाए जाते हैं तो उसे आइसोलेट किया जाएगा और सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। डीएम का कहना है कि अभी तक जिले में 31,000 से ज्यादा प्रवासी लौट चुके हैं, जिन्हें भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत पहले 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा था और उसके बाद 7 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। और सेकेंड एक्टिव सर्विलांस से कोरोना संक्रमण को रोकने में इससे खासी मदद मिलेगी। आज से और 22 तारीख तक ये हम लोग कर रहे हैं। उधर हरिद्वार के शांति कुंज में छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक स्वयं सेवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक के मोबाइल पर 6 लाइनों का सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें मृतक ने अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी है और उसकी पत्नी सालों से शांति कुंज में रहकर सेवा करती है। मृतक की पत्नी ने यज्ञ से वापस आकर देखा तो अपने पति को मृत पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। में जो वहाँ के अंतवासी थे राजेंद्र टोयम जी, जिनकी उम्र 45 साल थी और लगभग 96 से ये वहीं रहते थे पत्नी के साथ। पत्नी इनकी हवन करने गई थी, उसी बीच में जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि पति उनके अंदर फांसी लगाए हुए थे। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभी इसकी जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इन्होंने सुसाइड किया है। चाइना के साथ हुए घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों के सम्मान में अपने 20 जून तक के सभी कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी ये जानकारी दी है और बताया है कि इसके बाद पार्टी अब अपने सेल्फी विद स्वदेशी कार्यक्रम के तहत चीन के सामान का पूर्ण बहिष्कार करने को भी प्राथमिकता से लेगी। भाजपा ने ऐलान किया है कि अब चीन के सामान का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही कहा है कि अब भारत बदल चुका है और कोई उंगली दिखाता है तो हिंदुस्तान उसका हाथ उखाड़ देता है। पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अब आगे हम स्वदेशी चीज़ों पर ही फोकस करेंगे और विशेष रूप से चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करेंगे। चाइनीज चीज़ बिल्कुल इस देश में न चले, इसके लिए पार्टी पूरी तरह लग कर कार्य करेगी। चाइना क्या समझता है, मैं बहुत स्पष्ट उनको बनाना चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है कि हिंदू चीनी भाई भाई कह के तुमने हिंदुस्तान के सीने पर छुरा मारा था।
आज हिंदुस्तान तुम उंगली दिखाओगे तो पंजा उखेड़ लेगा, इस ताकत में है। ये हिंदुस्तान मतलब अब वो हिंदुस्तान नहीं है, बदला हुआ बहुत ही जबरदस्त हिंदुस्तान है, शहीदों की धरती है। उत्तराखंड के हर दूसरे घर में फौजी का जन्म होता है। इसी वजह से भारत चीन सीमा पर अचानक से बड़े तनाव से सैन्य परिवारों में चिंता बढ़ गई है। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध ने उत्तराखंड के हजारों घरों में एक अनजाना तनाव पैदा कर दिया है। सैन्य प्रदेश से हजारों जवान भारतीय सेना का हिस्सा हैं, लिहाजा युद्ध की आहट ने इन सैनिकों के घर वालों की नींद छीन ली है। परिवार ये सोचकर परेशान है कि क्या पता बॉर्डर से कब बुलावा आ जाए। इस टाइम पे राजस्थान के सूरतगढ़ में है, वो होली में छुट्टी आए थे और 2-3 महीने रह के गए थे। अभी बुलावा आ गया उनको तो जाना पड़ा, अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके जाना पड़ा। अभी ये चाइना है, ये पाकिस्तान बॉर्डर पे हो गया और क्या नाम बोलते नेपाल बॉर्डर हो गया, सभी जगह से अब युद्ध की तैयारी है। तो हम यही है, टेंशन लगा रहता है कि कब युद्ध छिड़ जाए और कब बुलावा आ जाए, बॉर्डर पे जाना पड़े। हालांकि इस टेंशन के बीच फौजी हो या फिर उनके घर वाले, सबके हौसले भी बुलंद हैं, क्योंकि भारतीय सेना के पराक्रम में किसी को कोई शक नहीं। साल 1962 में चीन युद्ध के समय भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके 80 साल के रिटायर्ड सूबेदार मेजर तारा सिंह कहते हैं कि 58 साल बाद एक बार फिर मेरा परिवार 1962 के दौर में खड़ा है, क्योंकि तब तारा सिंह सेना का हिस्सा थे और आज उनके 2 बेटे भारतीय सेना के अधिकारी हैं। सेक्टर में मैंने लड़ाई लड़ी और विजय पाई। उसके बाद में अभी मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे अभी सेवारत हैं, एक अधिकारी हैं, एक जूनियर अधिकारी हैं। और मैं ये कहूँगा अगर चाइना ऑपरेशन करता है तो चाइना के दांत खट्टे करने के लिए दोनों मेरे बेटे तैयार हैं। वाकई ये तारा सिंह जैसे वीर सैनिकों का जज्बात देखने लायक है, जिसे हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, जो तिरंगे की आन बान शान हर कीमत पर बरकरार रखने की कसम खाकर बैठे हैं। और यही जज्बा भारतीय सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बनाता है। चीन के खिलाफ देश के लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पूर्व सैनिकों ने खटीमा मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। नाराज पूर्व सैनिकों का कहना है कि देश के लिए वो एक बार फिर से बॉर्डर पर जाने को तैयार हैं। सरकार ने उन्हें बॉर्डर पर जाने की इजाजत जो है वो अगर देते हैं। यही नहीं, पूर्व सैनिकों ने खटीमा बाजार में चाइनीज सामान बेचने वाले दुकानदारों के बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया। अनुरोध करूंगा और स्पेशली जो खटीमा के दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी दुकान में चाइनीज का आइटम रखा हुआ है, उसका जो है बिल्कुल ही बेचना बंद कर दें। अगर उन्होंने बेचना बंद नहीं किया तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा और जो है मैं व्यापारी संगठन और ये अपने एक्स सर्विसमैन लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम हर एक दुकान में जाकर उसका बहिष्कार करेंगे। और अगर उसके बाद उन्होंने नहीं माना तो जनता को हम अनुरोध करेंगे सड़कों पर आए और इसके लिए प्रशासन से कार्रवाई करने की उचित मांग करेंगे हम लोग। तो लोगों को आप सुन रहे थे। टिहरी में भी युवाओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा है कि भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब दे चीन को। और इस समय लॉकडाउन की वजह से सभी युवा अपने घरों को लौटे हैं। जो बेरोजगार हैं, सरकार को चाहिए कि वो सेना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करें, जिससे युवा सेना में भर्ती हों और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। अभी संख्या में भी शादी सारा युवा अपने कोई बेरोजगार होकर कोई कैसे अपने घरों में बैठा है। भारत सरकार एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल दे, जो सेना में जाना चाहे, सेना का मान बढ़ाना चाहे, देश का मान बढ़ाना चाहे, जिससे चाइना को भी पता चले कि भारत के हर युवा में आज कितना जोश है और वो कितना एग्रेसिव है चीन और पाकिस्तान के लिए। हम सभी युवाओं के अंदर बहुत आक्रोश है, जिसकी वजह से जो है हम सारे लोग जो हैं सेना की इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देते, नहीं जाने देना चाहते हैं। और हम जो है किसी भी तरह से सेना की मदद करने के लिए तैयार है। चीन के हमले की खबर को सुनते ही नाराजगी है लोगों में और इसी वजह से आज काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया और इसका पुतला फूंका है।
तो लद्दाख के गलवान में चीन की कायराना हरकत के बाद शहीद हुए 20 भारतीय जवानों के बारे में प्रदेश में गुस्सा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के बेटे और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने ट्वीट भी किया। कहा है कि हरकत इसलिए हो रही है क्योंकि भारत सरकार ने साल 2018 में उनके पिता बीसी खंडूरी को डिफेंस कमेटी के चेयरमैन के पद से हटा दिया था। बीसी खंडूरी को ईमानदारी से काम करने की सजा मिली थी, जो हमेशा सच बोलते थे। तो आम लोगों में गुस्सा और नेताओं के पास अपने सियासी हमें कहें कि कमेंट्स। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग ने राज्य में आज शाम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 18 जून यानी आज से बारिश का अलर्ट जारी हुआ था। 24 जून तक जिले में बारिश का अनुमान है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में करीब अनेक जगहों में मिलने शुरू हो जाएगी और कल परसों में भी इसी तरह से पूरे प्रदेश में वो रहने वाली है। जहाँ तक 21 से आगे बात करें तो एक्टिविटी और भी थोड़ा इंटेंसिटी जो बढ़ेगी और ख़ासकर 23, 24, 25 में अगर बात करें तो जो हैवी रेन्स भी है वो भी मैं कहूँगा कि जो है जो आइसोलेटेड है, लेकिन हाँ ये कि नंबर ऑफ स्टेशन ज़्यादा आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। काशीपुर में 2.5 सालों से एक अदद फ्लाईओवर का अभी तक निर्माण नहीं हो सका है। इस फ्लाईओवर में कछुआ चाल से हो रहे निर्माण कार्य की वजह से लोगों में खासा गुस्सा है। कांग्रेस धीमी गति से हो रहे इस निर्माण के लिए बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा को दोषी ठहरा रही है। कांग्रेस के मुताबिक चीमा जानबूझकर इसमें देरी करा रहे हैं जिससे कि विधानसभा चुनाव के समय इसका उद्घाटन कराकर जनता की वाहवाही लूट सके। खुद बीजेपी सांसद अजय भट्ट भी देरी की बात वैसे मान रहे हैं। श्रीनगर कॉलेज में यूजी और पीजी कोर्सेज के बाद अब पैरामेडिकल कोर्सेज भी शुरू हो सकेंगे। एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी से कोर्सेज संचालन को मान्यता मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें 3.5 साल कोर्स की टाइमिंग और 30 सीटों वाले 3 डिग्री कोर्सेज जिनमें बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के कोर्स शामिल हैं। विश्वविद्यालय से भी मान्यता मिल चुकी है और हमारे सारे जितने भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फैकल्टी हो, चाहे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन रूम हो, लेक्चर हॉल हैं, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। कब से शुरू होने जा रहा है? ये 2020-21 से जो है हमारा सब तो शुरू हो जाएगा। हमें जो है यूनिवर्सिटी अपने लेवल से एग्ज़ाम करती है, जब काउंसलिंग होगी तो यूनिवर्सिटी हमें भी जो है सीट देगी। देवभूमि उत्तराखंड में हर गांव का अपना कुल देवता होता है और टिहरी में ऐसे ही एक कुल देवता हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वो गांव में किसी बीमारी को नहीं आने देते और अब तो कोरोना काल में दूर दूर से लोग इस देवता की शरण में पहुंच रहे हैं। राजशाही के दौर से ही टिहरी, कुरना, मोलधार और सारजूला क्षेत्र के लोग औलिया देवता को अपना आराध्य देव मानते हैं। नई टिहरी शहर के बीचों बीच स्थित है औलिया देवता का मंदिर। माना जाता है कि औलिया देवता के आशीर्वाद से हैजा, मलेरिया, डेंगू जैसी महामारी आज तक इन क्षेत्रों में पहुंची ही नहीं है। और बड़ी बात यह है कि टिहरी में लगातार कोरोना के केस इस बीच बढ़ रहे हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है और लोग इसके लिए औलिया देवता को ही धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही साथ औलिया से जल्द इस महामारी को खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। गांव नहीं रहा, अब तो ये 100-500 आबादी का क्षेत्र नहीं रहा, अब तो ये 50,000 की आबादी का क्षेत्र हमारा नई टिहरी हो गया। तो नई टिहरी की बात करें, लेकिन अब तक हम देव कृपा ही मानेंगे कि इस नई टिहरी क्षेत्र में अब तक कोरोना से कोई भी हानि या क्षति नहीं हुई है, इसलिए हम इस देवता की कृपा मानते हैं। इसकी मान्यता यह है कि जो भी कोई पहले कोई दिक्कतें होती थी तो उसमें लोग अपनी मन्नतें मांगते थे। कोई भी आज समय जैसे वैश्विक महामारी चल रही तो वैसे पहले भी कोई बहुत सारी चीजें होती थी। औलिया देवता को लोग सालों से पूज रहे हैं और ऐसे में कहा जाता है कि औलिया के चमत्कार की बात जब टिहरी के राजा को पता चली तो उन्होंने औलिया देवता के पुजारी को बुलाया और उसे एक तांबे का गड़ुआ सम्मान के तौर पर दिया।
औलिया देवता के पुजारी हरिजन होते हैं, जिनकी पीढ़ियां अब भी देवता की पूजा पाठ में लगी हैं। हमारा बहुत पुराना मंदिर है, 1815 का है, जबकि इसमें राजा को यह है कि पहले कोई बीमारी जो होती थी गांव में, चेतक वगैरह या हैजा वगैरह, ये देवता नहीं आने देता था यहाँ, इसलिए सब इसमें तो राजा ने भी पुष्का देर का गढ़वा एक चढ़वा रखा। उत्तराखंड के कण-कण में भगवान किसी न किसी रूप में विराजमान है, जिसे कई सिद्ध पीठों के रूप में भी देखा जा सकता है और सभी की अपनी अलग अलग मान्यता और अलग अलग आस्था है। अब कोरोना महामारी के दौर में लोग औलिया देवता से इस महामारी को जल्द खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल।